टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बात की थी फिजिकल एड्सॉर्प्शन की। ठीक है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन की सम ऑफ द प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस सो फार। दो तीन प्रॉपर्टी हम लोगों ने बात की है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? आवाज आ रही ना बेटे? बोलिए। यस सर। हाँ, there is no force of attraction between the adsorbent and adsorbent. Only wonderful force of attraction will be there. और जब force of attraction लो होता है तो energy of adsorption या enthalpy of adsorption will be released. This is very low. Physical adsorption जो होता है ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है, मतलब कोई भी एड्सॉर्बेंट आएगा किसी भी एड्सॉर्बेंट की सरफेस में आकर के वो कंबाइन हो जाता है। ओके, नंबर नेक्स्ट, अगर हम यहाँ से उसकी एक और प्रॉपर्टी की बात करें तो उससे ध्यान दें कि इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जो एड्सॉर्बेंट होता है, स्क्रीन दिखाई दे रही बेटी अभी आप लोगों को? यस सर, दिख रही है। हाँ, तो रिवर्सिबल नेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सॉलिड और गैस एक दूसरे का एड्सॉर्प्शन हुआ और एड्सॉर्प्शन हो गया, तो आप चाहो तो इस एड्सॉर्प्शन में से इस गैस के सरफेस को, सॉलिड के सरफेस से गैस को इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब आप चाहो तो एड्सॉर्प्शन में से एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट दोनों को इजीली सेपरेट कर सकते हो, इजीली अलग अलग कर सकते हो, इजीली अलग कर सकते हो, फिर मिक्स किया, दोनों मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद में वापस एड्सॉर्प्शन भी हो जाएगी। क्लियर? लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता, उसकी भी हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। मतलब अगर सरफेस एरिया ज्यादा ओपन होगा तो वी कैन से एड्सॉर्प्शन विल बी हायर, एड्सॉर्प्शन रेट जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। Thus finally divided particle। हाँ बोलिए बेटे। सर एंट्री मांग रहा है आशीष। हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सरफेस एरिया अगर किसी पार्टिकल का ज्यादा होता है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज हायर, तो ज्यादा से ज्यादा एड्सॉर्प्शन होता है। The rate of adsorption will be higher if the surface area is higher। इसीलिए कोई भी पार्टिकल अगर होता है एड्सॉर्बेंट तो उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में न लेकर के उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। रीजन क्या? Why the adsorbent should be taken in powder form? क्योंकि अगर पाउडर फॉर्म में होगा तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, दैट विल बी कवरिंग मोर सरफेस इफ इट इज प्रेजेंट इन पाउडर फॉर्म। एक चौक ले लीजिए, ये मान लीजिए इंक को एड्सॉर्ब करता है, तो एक सिंगल चौक लेंगे तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन उसी चौक को अगर आपने पाउडर की फॉर्म में बना करके पूरे में फैला दिया तो दैट विल बी कवरिंग मोर सरफेस, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। मीनिंग क्लियर हुआ इसका सरफेस एरिया का? क्लियर? और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की मॉर्निंग में हम लोगों ने बात किया था कि जब भी एड्सॉर्प्शन होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हाटएवर विल बी द रिलीज, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड इट इज वेरी लो हियर। ये इतने पॉइंट हम लोगों ने फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में बात की है। क्लियर? अगर मान लीजिए बेटा मैं केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करूं, किसकी? ध्यान दें, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स की हम बात कर लें। केमिकल एड्सॉर्प्शन, ये केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। कैसे? एक एग्जांपल अपने माइंड में रखना जिससे आप केमिकल को और फिजिकल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, जैसे मान के चलिए मैं आयरन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये रिएक्शन करता है और ये बनाता है बेटे Fe2O3.XH2O, जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं। ए रस्ट भी वन टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इज देयर, केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब यहाँ पे देखो रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, आयरन इज प्रोवाइडिंग इट्स सरफेस, ये आयरन का पीस हो गया, ये एड्सॉर्बेंट है। क्लियर? और ये जो ऑक्सीजन है और ये जो वाटर वेपर है, ये दोनों एड्सॉर्बेंट के जैसा काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? सॉरी एड्सॉर्बेंट नॉट बेंट, एड्सॉर्बेंट।
अब इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस एडजॉर्प्शन को मैं क्या नाम दे रहा हूं, केमिकल एडजॉर्प्शन। पहले एक चीज क्लियर हुआ कि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या चीज स्पेशल हो रही है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनता है तब जाकर के एडजॉर्प्शन होता है, अदरवाइज देयर इज नो एडजॉर्प्शन। क्लियर हुआ? पहली चीज बोलो, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब ध्यान दो, रस्ट क्या आयरन की किसी से भी रिएक्शन होगी तो रस्ट बन जाएगा क्या? रस्ट फॉर्मेशन के लिए आयरन की रिएक्शन किससे होना चाहिए, फेरिक ऑक्साइड बनना चाहिए, और फेरिक ऑक्साइड बनने के लिए आयरन की रिएक्शन दैट मस्ट बी विथ ऑक्सीजन ओनली। आयरन की रिएक्शन किससे होना चाहिए, ओनली विथ ऑक्सीजन, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। मतलब केमिकल बॉन्ड बनने के लिए आयरन के साथ में ऑक्सीजन आएगा तभी रस्टिंग होगी। मतलब इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर कि वो आएगा तो उसी के साथ में बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज और कोई दूसरा आएगा तो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ऐसा अगर होता है तो दैट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इन नेचर। अब दूसरी चीज है, क्या इस रस्ट को आप वापस आयरन और ऑक्सीजन में रिकन्वर्ट कर सकते हो क्या? टेल द आंसर, कैन यू रिकन्वर्ट द रस्ट इनटू आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर। नो, रस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू आयरन, मतलब उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। रस्ट को अगर आपने मान लीजिए हटा दिया तो वो पूरा पार्टिकल, पूरा आयरन वहां से खत्म हो जाता है। मतलब अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन की मैं बात करूं तो इट इज 100% इरिवर्सिबल इन नेचर। पॉइंट क्लियर हुआ बेटे? इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। क्लियर हुआ? नंबर थर्ड पॉइंट की बात करूं, अगर मैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन निकालूं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एंथैल्पी रिलीज होगी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, तो यहां जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन आएगा इट इज हाई, जबकि फिजिकल में एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन वाज वेरी लो। यहां एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई है, क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड ध्यान दें, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है या नहीं? यस। नंबर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कल ही हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म करता है तो वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कॉम्प्लेक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और कॉम्प्लेक्स बनने के लिए एक और कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ई ए मींस व्हाट? ई ए मींस व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी। बोलिए, यहां एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत लगेगी कि नहीं लगेगी? केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत लगेगी कि नहीं लगेगी? टेल। एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड हियर, जरूरत होगी तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी तो वो बॉन्ड बना पाएगा। कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी तो वो बॉन्ड बना पाएगा। बॉन्ड बन रहा है मतलब नेक्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट दोनों में अगर बॉन्ड बन जाता है तो नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देयर। एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी उसको देंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर हुआ? चलिए, हम एक्टिवेशन एनर्जी भी उसको मिल गई, एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद में बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो गया। क्लियर? तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल होगा? टेम्परेचर देने से ये एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा कि कम होगा? अगर मान लीजिए मैं टेम्परेचर के इफेक्ट की केमिकल एड्सॉर्प्शन में बात करता हूं, इफ वी डिस्कस ऑन केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो इसका जो डायग्राम है, वी विल बी गेटिंग अ डायग्राम लाइक दिस। इसका डायग्राम बेटे ऐसा मिलता है। कैसा? सी, यहाँ पे आप लिख रहे हैं टेम्परेचर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एड्सॉर्प्शन, और ये एड्सॉर्प्शन है केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसमें टेम्परेचर से इस वे में कर्व मिलता है। इस कर्व का मीनिंग बता सकते हो क्या? कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस कर्व?
सर पहले टेम्परेचर के साथ बढ़ता रहता है, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद फॉल करने लगता है वो। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं एड्सॉर्प्शन की वैल्यू बढ़ती चलती है, बढ़ती चलती है, बढ़ती चलती है और एक पीक मिल जाता है। क्लियर? पीक मिलने के बाद अगर मान लीजिए आपने फर्दर ओल्ड टेम्परेचर दिया तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एड्सॉर्प्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें ऐसा कर्व क्यों मिलता है? रीजन इज देयर, क्योंकि पहले आप जो टेम्परेचर दे रहे हो दैट टेम्परेचर इज गिविंग एक्टिवेशन एनर्जी। आप जो टेम्परेचर दे रहे हो वो एक्टिवेशन एनर्जी में यूज होता है। एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स बन गया, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद में अगर आपने फिर और हीट दिया तो प्रोडक्ट भी डिकम्पोज हो जाएगा। मीनिंग समझ में आया? तो एड्सॉर्प्शन की रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से पहले केमिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता है और फिर कम होता है। जबकि फिजिकल वाले में हम लोगों ने कर्व देखा था, कर्व सीधा सीधा ऐसे था कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन हमेशा कम ही होता है फिजिकल वाले में। लेकिन केमिकल वाले में क्या चीज है, पहले एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा फिर कम होना स्टार्ट हो जाता है। One more point of difference is there कि जो chemical adsorption है, this chemical adsorption will be single layered adsorption. Single layered adsorption. Single layered adsorption का मतलब क्या है समझना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आयरन का एक पीस लिया है, दिस इज द पीस ऑफ आयरन हियर, ठीक है। रस्ट के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, लेकिन रस्ट का फॉर्मेशन केवल किससे हो सकता है? द ऑक्सीजन विच इज इन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद दिस आयरन। होगा या नहीं होगा? इस आयरन इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर अगर एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकंड लेयर, तो क्या सेकंड लेयर का ऑक्सीजन इस आयरन के साथ में रस्ट का फॉर्मेशन कर सकता है क्या बेटी? नो सर। नो। जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डायरेक्टली इस आयरन के कांटेक्ट में होगा उन दोनों के बीच में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये जो केमिकल एडसॉर्प्शन होता है ये सिंगल लेयर्ड होता है। एक लेयर एडसॉर्बेट की होती है, एक लेयर एडसॉर्बेंट की होती है, दिस इज सिंगल लेयर्ड। जबकि फिजिकल एडसॉर्प्शन इज डिफरेंट थिंग, इट इज मल्टी लेयर्ड। क्यों मल्टी लेयर्ड है? रीजन यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए एक कोई एडसॉर्बेंट आपने लिया, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होता नहीं है, तो ये एक लेयर इसके साथ में मान लीजिए अट्रैक्टिव फोर्स शो करके एक लेयर अरेंज हो गई। तो जरूरी है क्या एक ही लेयर, दूसरी लेयर भी तो इसके कांटेक्ट में आ सकती है। अब इसका इसके साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो सेकंड लेयर के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मतलब अगर मान लीजिए हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में जो एडसॉर्बेट होता है, ध्यान देना मैं किसकी बात कर रहा हूं, एडसॉर्बेट होता है, एडसॉर्बेट मल्टी लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर्ड का मीनिंग समझ में आ गया ना बेटे? मल्टी लेयर्ड का मीनिंग समझ में आ गया? यस सर। अब आप यहाँ पे देखो, इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको दिए हैं जो प्रॉपर्टीज में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। फर्स्ट पॉइंट देखना, फिजिकल एडसॉर्प्शन इज अराइजेस ड्यू टू वीक वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन इज कॉज्ड बाय द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब फिजिकल और केमिकल को भी समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल से आपको फिजिकल और केमिकल में कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, नो कंफ्यूजन एट ऑल। क्या? फिजिकल एडसॉर्प्शन इज सिमिलर टू द फ्रेंडशिप डन बाय अ स्टूडेंट। क्या बोला हूं मैं, समझ में आया? फिजिकल एडसॉर्प्शन इज जस्ट सिमिलर टू फ्रेंडशिप डन बाय ए स्टूडेंट, लेकिन केमिकल एडसॉर्प्शन ऐसा है जैसे शादी करने जैसा। दो एग्जांपल समझ में आया पहले आपको? यस सर। हाँ, अब उसको देखते चलना मैंने ऐसा क्यों बोला है। इट अराइजेस बिकॉज ऑफ वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फ्रेंडशिप में थोड़ी सी मतलब जान पहचान बड़ी फ्रेंडशिप हो जाएगी, लेकिन शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
गुण मिलाने पड़ेंगे, पत्री का मिलाना पड़ेगा, दुनिया भर के झंझट होंगे, तब जाकर के शादी होगी। होगी या नहीं होगी? कि हर किसी से शादी हो जाएगी? इट इज नॉट सो। क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट देख लेना, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। दोस्ती किससे करोगे कोई फिक्स नहीं है, आज इससे है कल इससे झगड़ा होगा, दूसरा इससे शादी कर लो। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? लेकिन अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, शादी करना है तो भैया उसी से होगी। समझ में आया? हर किसी से नहीं होगी, पर्टिकुलर उससे जिससे आपकी बात चल रही है, जिससे आपके गुण मिलान हुए हैं, उसी से शादी होगी। दैट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, नंबर थर्ड देख लो, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? रिवर्सिबिलिटी। विच वन विल बी रिवर्सिबल इन नेचर? दोस्ती करना। बनी जब तक बनी, नहीं बनी तो चलो हटाओ, आज से दोस्ती खत्म। लेकिन एक बार शादी हो गई तो तलाक इजीली नहीं होगा। समझ में आया? इट इज नॉट रिवर्सिबल। केमिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया रे? एग्जाम्पल मैं कॉलेक्ट कर रहा हूं। नंबर नेक्स्ट देख लेना, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। दोनों में वही चीज है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। दोनों में गैस के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर फिफ्थ पॉइंट देख लो और अच्छे से क्लियर होगा, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरी लो। दोस्ती करते हो तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। पैसा खर्चा करना पड़ेगा मतलब एनर्जी रिलीज होगी, आपसे आपकी जेब से पैसा जाएगा, है ना? लेकिन बहुत कम में काम चल जाएगा। नाश्ता वास्ता करा, ठीक है, आराम से दोस्ती हो जाएगी। लेकिन शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर के शादी होती है। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरी हाई। समझ में आ गया डिफरेंस कि एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन किसमें ज्यादा होगी? क्लियर हुआ? नंबर नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट को देख लो, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जबकि फिजिक केमिकल वाले में इट इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से वो इंक्रीज होता है। ठीक है, सेवंथ वाले में नो अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ती। ठीक है, सरफेस का पॉइंट दोनों में सेम है, नो डाउट। नंबर 9 पॉइंट देख लो, इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्ड ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। क्या बोल रहा है कि एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्बेंट की एक से ज्यादा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहां कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में देख लो, इट इज यूनिलेयर्ड। यूनिलेयर्ड मतलब सिंगल लेयर होती है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट की। तो फिजिकल और केमिकल इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ बेटे पहले? आर यू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू, फिजिकल एंड केमिकल? यस। हाँ, चलिए, तो अब नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज गिव वन मोर हेडिंग, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। गिव वन हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? तो वेरी सिंपल, 2-3 पॉइंट की हम बात करेंगे। नंबर फर्स्ट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। अगर एड्सॉर्बेंट का बेटे सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इफ द सरफेस एरिया इज ग्रेटर, तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। जैसे मान के चलिए ये चौक मैंने रखा है, ठीक है, और ये चौक, ठीक है, इस चौक का सरफेस एरिया कम है, लेकिन अगर इसी चौक को मैंने पाउडर की फॉर्म में ले लिया तो दैट विल बी कवरिंग मोर सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, इसका जितना फैला लो उतना इसका सरफेस हो जाएगा। अब सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द मोर एब्जॉर्प्शन।
क्लियर? आप लोगों ने एक एक्टिवेटेड चारकोल का नाम सुना होगा, एक्टिवेटेड चारकोल नाम सुना है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, आप भले से मत सुनो, टीवी वाले जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें आपको सिखाई देता है। फेयर एंड लवली का एक एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें बोलते हैं कि इस फेयर एंड लवली में एक्टिवेटेड चारकोल इज देयर, जो आपके चेहरे के अंदर में जो इम्प्यूरिटीज होती है उन इम्प्यूरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखा है वो वाला एड? हैव यू सीन दैट वन? यस सर। नहीं देखा? हाँ, तो चारकोल क्या काम करता है बेटे? इम्प्यूरिटी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अपने घर में अभी तो आरओ लगे हैं, आरओ से पहले एक पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर लेके आते थे हम लोग, उसके अंदर में एक कैंडल लगी हुई रहती थी, कैंडल बनी हुई होती थी चारकोल की। तो वो चारकोल क्या काम करता था? इम्प्यूरिटी को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता था, वाटर का मॉलिक्यूल उसके अंदर से पास होकर के नीचे टैंक में चला जाता था, वाटर आपका फिल्टर हो गया। वही काम यहाँ पे है। तो वो जो चारकोल रहता था उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में ना रख करके किस फॉर्म में रखते थे? पाउडर की फॉर्म में। पाउडर की फॉर्म में रख दिया और उसके ऊपर में चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगा दी जिससे ये पाउडर इधर उधर ना जाए। दैट्स ऑल। तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? नंबर सेकंड होता है टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर अगर बेटे हम बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर का रोल दोनों में अलग अलग है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में और केमिकल एब्जॉर्प्शन में द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज डिफरेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में? नंबर फर्स्ट यहाँ पे देख लेना, फिजिकल वाले में टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस 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 और लास्ट में एक इक्विलिब्रियम जैसा आ जाता है। ये है एब्जॉर्प्शन का केस इन फिजिकल। जबकि केमिकल में अभी हम लोगों ने बात किया, क्या होता है बेटे? टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन पहले बढ़ता जाता है और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि केमिकल में पहले एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, तो जो टेम्परेचर आप दे रहे हो दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लियर हुआ? टेल मी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लियर हुआ? नंबर थर्ड हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ये तो एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको हर कहीं पे भी डाल सकते हो, जहां फैक्टर अफेक्टिंग आता है वहां नेचर तो डाल ही सकते हैं। हर कहीं काम करता है ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेट और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। कैसे? लास्ट ईयर बेटे हम लोगों ने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा था। क्रिटिकल टेम्परेचर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द गैस। जिस गैस का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस को इजीली आप लिक्विड स्टेट में ला सकते हो। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मॉलिक्यूल आर कमिंग क्लोजर टू वन अनदर, मॉलिक्यूल आर कमिंग क्लोजर टू वन अनदर। क्लियर? अब अगर जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि अमोनिया और हाइड्रोजन इन दोनों में से किसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर में दोनों का एब्जॉर्प्शन करवाऊं, विच वन विल बी मोर इजीली एब्जॉर्ब्ड? आंसर विल बी अमोनिया। क्यों? बिकॉज अमोनिया में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है विच इज नॉट देयर इन हाइड्रोजन। यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, इसलिए एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा? अमोनिया का। सेम टेम्परेचर, सेम सरफेस एरिया, सब चीजें सेम दे दो तो नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर कैसे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका ज्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। क्लियर हुआ बेटे? थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ?
तीन फैक्टर की मैं बात कर लिया हूं, कौन कौन से बोलिए। नंबर पहला फैक्टर हम लोगों ने कौन सा दिया, व्हाट वाज द नंबर फर्स्ट फैक्टर, सरफेस एरिया। नंबर सेकंड टेम्परेचर। नंबर थर्ड नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, क्लियर, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट। और नंबर फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है कि कम होता है, क्या होना चाहिए, प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, बोलिए। चलिए हम गैस की ही बात कर रहे हैं कि कोई सॉलिड का सरफेस है, उसके ऊपर में मैं गैस को एड्सॉर्ब करवाना चाह रहा हूं, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये मान के चलिए एक कंटेनर है, मान के चलना इस कंटेनर में ये मैंने सॉलिड का सरफेस रखा है एंड दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस देयर, ये मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैं, इसके ऊपर में ये यहाँ पे देखो कुछ एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ऊपर से मुझे प्रेशर लगाने के लिए पिस्टन लगा हुआ है। मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा हाई प्रेशर कर देता हूँ, तो इन दैट हाई प्रेशर व्हाट विल हैपन, अब अगर मान लीजिए मैं प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ा करके लेके आ रहा हूँ, तो मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कैन बी एब्सॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ दिस सॉलिड। इस सॉलिड के सरफेस पे ज्यादा से ज्यादा गैस का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, मतलब प्रेशर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन, प्रेशर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन, बोलिए, प्रेशर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमेशा ही बढ़ता रहेगा क्या, हमेशा ही बढ़ता रहेगा क्या, इट इज नॉट सो। आप प्रेशर बढ़ाओगे, जब इसमें पूरे को सरफेस को कवर कर लिया, उसके बाद में भी अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, इधर से एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या चीज की बात कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूल जैसे मान के चलिए कि मैंने प्रेशर बढ़ाया, एक मॉलिक्यूल यहां आ गया तो दूसरा यहाँ का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन पे प्रेशर का फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करता हूं तो ध्यान दें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो इसका कर्व ऐसे मिलता है, सी द कर्व ऑन adsorption and pressure when a graph is to be plotted in between adsorption and pressure, इसका कर्व देखना, the curve will be obtained in this way। इसका जो कर्व आता है वो बेटे इस तरीके से आता है, ये एड्सॉर्प्शन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सी द कर्व यू विल बी गेटिंग लाइक दिस। ठीक है, इस कर्व का मीनिंग क्या है हम वो समझ लें थोड़ा सा, तो दैट विल बी इजी। ठीक है, कैसा कर्व मिल रहा है, एक बार और मैं कर्व को यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्रेशर अगर कम है, इधर ध्यान देना, प्रेशर अगर कम है तो एब्जॉर्प्शन भी कम है, जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते चल रहे हैं, बढ़ाते चल रहे हैं, बढ़ाते चल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ते चल रहा है। और एक कंडीशन आएगी बेटे जहां पे प्रेशर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर इतना क्लियर हुआ डायग्राम से, बोलो। ये जो एड्सॉर्प्शन है, इस एड्सॉर्प्शन को मैं थोड़ा सा इस वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय x अपॉन m। इस x अपॉन m को इधर देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x अपॉन m का मीनिंग क्या है, इस x को बोलते हैं मास ऑफ एड्सॉर्बेट, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, और m का मतलब है दिस इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। कितना एड्सॉर्बेंट है उसके ऊपर में कितना एड्सॉर्बेट कलेक्ट हुआ, कितना एड्सॉर्ब हुआ, इसको अगर मैं निकालता हूं तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म हम बोलते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, या परसेंटेज ऑफ एड्सॉर्प्शन भी इसको बोल सकते हो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ देखिए बेटे मैं ये जो डायग्राम बनाया हूं इसमें एड्सॉर्प्शन ना लिख करके मैं क्या लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग हियर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन।
y एक्सिस में मैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यूज कर रहा हूं और x एक्सिस में प्रेशर ले रहा हूं। तो मुझे बता सकते हो कि क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर? बोलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? बोलो, extent of adsorption whether it is directly proportional to pressure? आशीष पांडे, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस हाँ, Yes, sir. आप लोग क्यों नहीं हो? एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आंसर विल बी देयर आइदर यस और नो। यस है? चलिए, लेकिन क्या हमेशा ये कंडीशन अप्लाई हो रही है? अगर ये 100% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो इसका कर्व ऐसा जाता बेटा स्ट्रेट लाइन, बट इट इज नॉट 100% स्ट्रेट लाइन। थोड़ी देर तक स्ट्रेट लाइन मिलता है, उसके बाद में कर्व सीधा सीधा चला जाता है। तो क्या इसको मैं ए से लिख सकता हूँ? एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लिख सकता हूँ क्या? कैन बी राइट? आंसर विल बी नो। तो इसलिए मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं? तो ध्यान देना, उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूं। आई एम डूइंग वन थिंग हियर। क्या काम कर रहा हूं? ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। 3 पार्ट कैसे? तो ये यहां देखिए, एक लाइन में यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये यहां से यहां तक का जो प्रेशर है, इसको मैं लो प्रेशर नाम दे रहा हूं। उसके बाद में यहां से लाइन मेरी स्ट्रेट आना स्टार्ट हो गई, तो इसके इधर इधर में प्रेशर को मैं हाई रख रहा हूं और इसके बीच का जो प्रेशर है वो मॉडरेट प्रेशर है। मतलब प्रेशर वाले लाइन में मैं 3 पॉइंट बना रहा हूं, ओ, ए, बी और बी के बाद में सी। 3 पॉइंट आपको 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। एक पॉइंट ओ, दूसरा पॉइंट ए, तीसरा पॉइंट बी और चौथा पॉइंट सी। ओ से ए के बीच में प्रेशर लो है, ए से बी के बीच में प्रेशर मॉडरेट है और बी से सी के बीच में प्रेशर हाई है। ये 3 कंडीशन क्लियर हुई? 3 कंडीशन क्लियर हुई? बोलो, 3 कंडीशन समझ में आई? अब यहाँ पे मुझे जो मैं पूछता हूँ उसके अकॉर्डिंग देखते चलना। एट लो प्रेशर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन F by M एंड प्रेशर? दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? केवल लो प्रेशर पे ध्यान देना, आपका ध्यान केवल लो प्रेशर पे होना चाहिए। लो प्रेशर पे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर? क्या रिलेशन है? आप इतने कर्व को देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब P की पावर कितनी रखूं? P की पावर होगी 1, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर मान लीजिए बेटे मैं हाई प्रेशर की बात कर रहा हूँ, हाई प्रेशर पे आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। जब चेंज नहीं आ रहा है मतलब दैट विल बी इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट को दिखाने के लिए उसकी पावर को कितना रख देते हैं हम? 0। पावर को कितना रख देते हैं? 0। तो अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, मॉडरेट प्रेशर पे प्रेशर की पावर कितनी रखूं? What should be the power of pressure if I am deriving a relation between extent of adsorption and pressure? उसकी पावर कितनी रख लूं? अगर 0 रखता हूं तो हाई प्रेशर को इंडिकेट करता है, 1 रखता हूं तो लो प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो मॉडरेट प्रेशर के लिए पावर कितनी होनी चाहिए? 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बोलिए, 0 से 1 के
बीच में, मतलब यहाँ प्रेशर की पावर 0 से 1 के बीच में है, यहाँ प्रेशर की पावर 1 है, सॉरी 0 है, और यहाँ प्रेशर की पावर 1 है। ये रिलेशन है। तो ये वैल्यू को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? ध्यान दें, प्रेशर की पावर में 0 से 1 के बीच में लेके आऊं तो इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करूं? तो ध्यान दें, प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन दोनों के बीच में मैं रिलेशन रख रहा हूं कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर को मैं रख रहा हूं 1/n। ये n की वैल्यू यहाँ देखिएगा, द वैल्यू ऑफ n विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। 1/0 रख दूंगा, क्लियर, इंफिनिटी। 1/infinity रख दूंगा 0, और अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रख दिया तो क्या आंसर आएगा? देखो, इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 तो आपका आंसर क्या आएगा? 2, 3, 4, 5 लाइकवाइज ऐसा रख दूंगा। तो कौन से प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी? मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर को। क्लियर हुआ? n की वैल्यू आपकी इंडिकेट कर रही है लो प्रेशर, हाई प्रेशर, व्हाटएवर इट में बी। क्लियर हुआ? तो इसको मैं रख रहा हूं बेटे 1/n, जिससे मैं लो प्रेशर, हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर सभी को इंडिकेट कर दूं। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मैं हटाता हूं तो वी हैव टू गिव वन अनदर कांस्टेंट k, प्रेशर टू द पावर 1/n। ये क्लियर हुआ? ये इक्वेशन बन रही है, और इस इक्वेशन की अगर वैलिडिटी हमको चेक करना हो कि ये जो हम लोगों ने रिलेशन दिया है ये 100% करेक्ट है भी कि नहीं है, तो हमको इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करते तो इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? इधर देखिएगा, मैं इस इक्वेशन को वापस लिख रहा हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लूं तो ये क्या आ जाएगा बेटे? log x/m विल बी इक्वल टू log, इसके बाहर में लूंगा तो k इंटू p है, तो इसको क्या लिख सकता हूं बोलो? log a plus log b। log a plus log b, मतलब that should be written log k plus log of p to the power 1/n। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? यस सर। अब p टू द पावर 1/n है तो एक स्टेप में इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये 1/n नेक्स्ट स्टेप में कहाँ आ जाएगा? इसके आगे। log a टू द पावर b हो तो उसको हम b log a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो अब ये यहाँ पे देखो, ये 1/n वहां से हट करके यहाँ आ जाएगा, तो हमारी फाइनल इक्वेशन कौन सी बन गई है वो देख लो। इस फाइनल इक्वेशन को मैं आगे की स्क्रीन में लिख रहा हूं, C log of x/n extent of adsorption will be equals to log of k plus 1/n log of p। इतना क्लियर हुआ बेटे? थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लूं। इफ वी रीअरेंज इट, ये आ गया 1/n log of p प्लस log of k। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? बोलिए। यस। अब यहाँ देखिए, आई एम कंसिडरिंग y इज इक्वल टू m इंटू x प्लस c। y एक्सिस में आप ले लीजिए log of x/m, x एक्सिस में आप ले लीजिए log of प्रेशर p। तो स्लोप क्या मिलेगा इसका? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द कर्व? बोलिए। 1/n। स्लोप विल बी इक्वल्स टू 1/n, और ये 1/n की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, प्लस में आ रही है वैल्यू, प्लस में आ रही है, इसका मतलब स्लोप कैसा जाएगा? ऊपर की तरफ। साथ में यहाँ पे देखो c मतलब होता है इंटरसेप्ट। c का मतलब क्या है बेटे? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की वैल्यू दिया है, इसका मतलब आपका कर्व 0 से स्टार्ट नहीं होगा। क्या बोला हूं मैं, समझ में आया? क्या बोला हूं मैं, समझ में आया? अब यहां देखिएगा मैं कर्व को कैसे प्लॉट कर रहा हूं। ये आपने ले लिया बेटे y एक्सिस, ये ले लिया x एक्सिस। y एक्सिस में मैं क्या ले लूं? log of x/m, these will be taken on y axis।
log of p on x एक्सिस। क्लियर हुआ? तो अब देखो मेरा कर्व कैसा आएगा। कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 1/n। इसका जो स्लोप आता है, द स्लोप विल बी 1/n। इसका जो स्लोप आता है बेटे ऐसा आएगा, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, और ये जो इतनी वैल्यू मुझे मिल रही है, यहां से जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है इतनी वैल्यू, इसको मैं बोलता हूं लॉग ऑफ के, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट शुड वी से, इंटरसेप्ट। और ये यहाँ पे इसका मिल जाएगा स्लोप 1/n। ये इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं होती, सपोज देयर विल बी नो इंटरसेप्ट, जब इंटरसेप्ट नहीं होता ना, तो ये जो कर्व होता ये यहां से सीधा ओरिजिन होता। कहां से? जीरो से। ये जीरो से ओरिजिन हो रहा है, इसका मतलब इंटरसेप्ट नहीं है। अगर इंटरसेप्ट सी की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब y एक्सिस में वो कर्व सीधा सीधा जीरो पे नहीं आ रहा है, दैट विल बी हैविंग सम वैल्यू। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू में कैसे यूज कर रहा हूं, कैसे उसकी वैल्यू को निकाल रहा हूं, वेदर इट इज क्लियर, वेदर इट इज क्लियर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर किया और हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसका मतलब जो इक्वेशन हम लोगों ने पुट की है, जो इक्वेशन हम लोगों ने रखी है, वो 100% करेक्ट है। इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करने के लिए ही हम उसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करते हैं। आप यहाँ पे देख लो, क्या आपको ये कर्व समझ में आया जिसकी अभी मैं बात कर रहा था? y एक्सिस पे log ऑफ x अपॉन m, x एक्सिस में log ऑफ p, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हमको ये स्लोप मिला, और स्लोप की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/m। और ये इतनी इतनी वैल्यू किसकी मिलेगी? इंटरसेप्ट की। मीनिंग समझ में आया इसका बेटे? यस सर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब यहां से देखो, हमने बात की है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन की और प्रेशर की, लेकिन एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ये जो अभी हम लोगों ने लिया है ना बेटे, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया है। किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप x/m, ध्यान दीजिएगा व्हाट आई एम राइटिंग, इफ वी आर प्लॉटिंग ए कर्व बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन एंड pressure at कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटे एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म मीनिंग समझ में आया आइसोथर्म का? एडसॉर्प्शन आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे वी आर डिस्कसिंग दिस, वी आर टेकिंग द एडसॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसका कर्व हमको इस वे में मिल रहा था। देखिएगा इसका कर्व जो हम लोगों ने शुरू में स्टडी किया था, वी आर गेटिंग ए कर्व लाइक दिस। क्लियर? ये यहाँ पे मैं रख रहा हूँ प्रेशर, यहाँ पे रख रहा हूँ x/m, और इसका कर्व ऐसे चला गया। क्लियर हुआ बेटे? ये इसका कर्व इस वे में चला गया। वेदर इट इज क्लियर? एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज क्लियर? बोलिए। यस सर। अब चलिए मान के चलिए, अभी मैं आपसे एक कंडीशन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन यहाँ पूछने वाला हूँ, ये समझ में आया हो तो आगे की मैं बात करूँ। मान के चलिए कि ये है टेम्परेचर आपका, कांस्टेंट टेम्परेचर में ले रहा हूं 300 केल्विन, 300 केल्विन। ठीक है, मान लीजिए मैं टेम्परेचर को 400 केल्विन रख देता हूं। कितना टेम्परेचर रख दूं? 400 केल्विन। अगर टेम्परेचर को मैं रखता हूं 400, तो मेरा ये एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कौन सा वाला करेक्ट होगा? ये दो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में बनाया हूं, एक ए और दूसरा बी। मुझे बताओ कि 400 कौन सा टेम्परेचर है, ए वाला कि बी वाला? Which adsorption isotherm is indicated at temperature 400 Kelvin, A और B? 300 का तो मैंने दे दिया, बोलो।
समझ में नहीं आया मेरा, ऐसा लग रहा है। 300 पे मैंने एक कर्व बनाया है, अगर मान लीजिए मैं कर्व 400 पे बनाता तो 400 वाला कर्व ए वाला होगा या बी वाला होगा? बी। बी वाला। ऐसा क्यों लग रहा है? Why you think it is of B? बोलो। बोलो, गलत होगा ना, इससे ज्यादा और क्या होगा? और ऐसा भी नहीं है कि अपने साथ में जो है इनको बहुत ज्यादा कुछ आता है, जितना तुमको आता है इतना ही इनको भी आता है। तो गलत होने से कोई ऐसा कुछ नहीं है, गलत होने से एक बार गलत होगा, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं बोलेंगे तो फिर तो दिक्कत है ना। बी इज 100% करेक्ट, लेकिन ऐसा क्यों बोला उसका रीजन मैं जानना चाह रहा हूं। क्योंकि वेरी सिंपल, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? 300 केल्विन पे इतना एड्सॉर्प्शन मिल रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे। अगर मैं प्रेशर सेम रख दूं तो ये एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाता है, इसलिए बी वाला कर्व 100% करेक्ट है। बी वाला 100% करेक्ट है। मैं लास्ट ईयर का जेईई का एक क्वेश्चन पूछना हूं, जेईई का, उसमें एक कर्व ऐसे दिया था, ये कर्व ऐसे दिया था और उसमें 3 एड्सॉर्प्शन आइसोबार को रिप्रेजेंट किया है, 1, 2 और 3। यहाँ दिए थे ए बी सी, उसमें पूछा है कि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी है कि ए इज लेसर देन बी इज लेसर देन सी, और 2 ऑप्शन और थे। ये तीनों ए बी सी 3 टेम्परेचर है, तो कौन सा करेक्ट है? अब आपसे ये पूछा था। तो बेसिक टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होता है, मतलब ए टेम्परेचर इज बिगर एज कंपेयर टू बी इज कंपेयर टू सी, मतलब दिस वन इज करेक्ट है या नहीं है? उसी को आप देख लो, अपने टेक्स्ट बुक में भी वही दिया है। यहां देखो आप, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम होते चलता है। 195 टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा है, 244 पे एड्सॉर्प्शन कम हो गया, 273 पे एड्सॉर्प्शन और कम हो, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन कम होते चलता है। मीनिंग क्लियर हुआ बेटे? यस। अब ये जो अभी हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन पढ़ा ना, इस एड्सॉर्प्शन में एक और यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफिक्स ऐड करना है। क्या प्रेफिक्स है? ये जो एड्सॉर्प्शन जिसकी अभी हम लोगों ने बात किया ना, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इसी के आगे एक एक्स्ट्रा वर्ड आप और लगा दे। एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? CFREUNDLICH, फ्रेंडलिच। This is the name of scientists who have discussed adsorption isotherm. Adsorption isotherm मतलब the relation between x by m and pressure at constant temperature. x by m और प्रेशर के बीच में रिलेशन बनाया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, एंड द एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म गिवन बाय फ्रेंडलिच विल बी कॉल्ड फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसको बुक में एक्सप्लेन किया है। ये फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, नथिंग एल्स। यहां देख लो, फ्रेंडलिच आइसोथर्म लिखा है। This is Freundlich isotherm. Freundlich is nothing, just the name of the scientist. तो क्लियर हुआ बेटे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एड्सॉर्प्शन? बोलिए। यस। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है वो एप्लीकेशन देख लो, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक, नंबर फर्स्ट देखो, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अगर मान लीजिए आपको रूम में वैक्यूम क्रिएट करना हो, वैक्यूम मतलब नो गैस शुड बी देयर, दिस विल बी कॉल्ड वैक्यूम। कुछ भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी भी गैस अगर है तो उस गैस को भी हटा देना है। तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए क्या काम करोगे? इस कमरे में से एक तो आपने पहले गैस को हटा दिया, गैस को हटा देने के बाद में यहाँ इसके अंदर में आपने एक एड्सॉर्बेंट रख दिया। वो एड्सॉर्बेंट क्या काम करेगा?
जितनी भी गैस अंदर में होगी उसको अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा. That will be absorbing the gas over its surface. Then no gas will be there. No gas will be there. Means vacuum is created. The remaining traces of the air can be absorbed by charcoal from a vessel evacuated by vacuum pump to give very high vacuum. Meaning समझ में आया बेटा इसका? मतलब वैक्यूम पंप का यूज कर लिया और आपने चारकोल का यूज कर लिया तो 100% बहुत ज्यादा वैक्यूम को आप क्रिएट कर सकते हो. पहला एप्लीकेशन क्लियर हुआ. नंबर सेकंड एप्लीकेशन देखिए, गैस मास्क बनाने में भी इसका एडजॉर्प्शन का यूज किया जाता है. गैस मास्क को बनाने में इसका कैसे यूज करेंगे तो सी, जैसे जब माइनिंग होती है, व्हेन माइनिंग इज डन, कोल माइन जो रहती है, माइनिंग करते हैं, तो ड्यूरिंग द माइनिंग ऑफ कोल सम पॉइजनस गैसेस में बी इवॉल्व. कुछ पॉइजनस गैसेस भी वहां से इवॉल्व आउट हो सकती है. तो वो तो डायरेक्टली अगर मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली अगर उसको ले रहे हैं तो दैट विल एंटर योर बॉडी. तो हमने क्या किया, गैस मास्क बनाए. जैसे हेलमेट होता है ना, हेलमेट बाइक चलाने के लिए हेलमेट इज देयर, तो ऐसा हेलमेट जैसा है. और उस हेलमेट के अंदर में जैसे मान लीजिए दिस इज वन ऑफ द हेलमेट टू बी यूज्ड बाय दिस पर्सन हु इज गोइंग अंडरगोइंग माइनिंग. तो इसके अंदर में एब्जॉर्बेंट की एक लेयर लगी हुई रहती है. ये एब्जॉर्बेंट की लेयर क्या काम करेगी बेटे, जो पॉइजनस गैसेस होगी उस पॉइजनस गैसेस को इसके सरफेस पे ही एब्जॉर्ब कर लेगी. दैट विल नॉट एंटर इनटू द बॉडी. वो बॉडी के अंदर ही आ ही नहीं पाता है क्योंकि एब्जॉर्बेंट तो पहले से ही उसके अंदर में प्रेजेंट है. तो गैस मास्क बनाने में एब्जॉर्प्शन का रोल क्लियर हुआ. सी क्या बोल रहा है, गैस मास्क इज अ डिवाइस which consists of activated charcoal or a mixture of adsorbent usually used for breathing in coal mines to absorb poisonous gases. मीनिंग समझ में आया बेटे इसका? बोलो. नंबर नेक्स्ट इज कंट्रोल ह्यूमिडिटी. मान लीजिए रूम में से आपको मॉइस्चर को हटाना हो, मोबाइल पैक कर रहे हो और मोबाइल पैक कर रहे हो तो उसमें मॉइस्चर ना रह जाए, ह्यूमिडिटी को हटाना है, वाटर वेपर को हटाना है. व्हाट शुड वी डू? सिलिका जेल रख दो. सिलिका जेल भी तो क्या काम करता है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है. तो अगर मान लीजिए हमको ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना हो तो वी कैन यूज सिलिका और एल्यूमिनियम जेल which are used as an adsorbent for removing moisture and controlling humidity. Clear? Removal of coloring matter from the solution. किसी सॉल्यूशन में अगर कोई कलर्ड सब्सटेंस है तो उस कलर्ड सब्सटेंस को हटाने के लिए एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है. एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है या एक्टिवेटेड चारकोल का यूज किया जाता है. जो हम फेयर एंड लवली के एड को देखते हैं तो उसमें ये एनिमल चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल का ही यूज करता है जो कलर्ड सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है. ठीक है, इसी का एक एग्जांपल दे रहा हूं. शुगर, शुगर जो क्रिस्टल होते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ शुगर क्रिस्टल व्हिच वी आर यूजिंग एट आवर हाउसेस? क्या कलर है इसका? हाँ आ रहा. What is the color of sugar? तो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. गुड, कलरलेस होता है, व्हाइट होता है. लेकिन इसके प्रोडक्शन की मिल में कभी आप जाओ ना तो यू विल बी गेटिंग कि ये 100% कलर्ड नहीं होता. इट विल बी हैविंग सम सब्सटेंसेस देयर. ब्राउन कलर का इसमें कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट होता है. मतलब ये जो शुगर हम घर पे यूज करते हैं ये ब्राउन कलर की होती है. एंड द नेम विल बी कॉल्ड ब्राउन शुगर. जैसे हम बोलते हैं ना कि ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर कलर्ड शुगर होती है. तो कलर्ड शुगर को कलरलेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो वेरी सिंपल. ये जो शुगर होती है ना, इस शुगर को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर में रखा जाता है. ये शुगर यहाँ से पास हो रही है, इसके नीचे यहाँ एक्टिवेटेड चारकोल होता है और इस शुगर को एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर से पास करते हैं. अब ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या काम करेगा? हमारी केमिस्ट्री का ही काम कर रहा है.
ये एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो कलर्ड सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके ऊपर से जब शुगर पास होती है तो शुगर आपकी कलरलेस हो जाती है। मतलब कलर्ड सब्सटेंस को हटाने के लिए वी आर यूजिंग एब्जॉर्प्शन। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट, क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ा है ना पहले लास्ट ईयर। क्रोमेटोग्राफी अलग अलग कलर्ड कंपोनेंट होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी तो हम एब्जॉर्प्शन का ही यूज करते हैं या नहीं? बोलिए। Yes, sir. है ना? तो नंबर ऑफ यूजेस ऑफ एब्जॉर्प्शंस आर देयर। अभी ये हेटेरोजेनस कैटालिसिस को मैं यहां नहीं ले रहा हूं क्योंकि कैटालिसिस हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, तो वहां इसका रोल मैं समझाऊंगा कि हेटेरोजेनस कैटालिसिस में एब्जॉर्प्शन का क्या रोल होता है। नंबर नेक्स्ट देखें, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। अगर मान लीजिए गैसेस को आपको सेपरेट करना हो तो सब गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग है। All gases have different critical temperature, different force of attraction. तो on the basis of that property, nature of adsorbate, उसके हिसाब से हम सभी कंपोनेंट को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। Due to the difference in degree of adsorption of the gases by charcoal, a mixture of noble gases can be separated by adsorption on the coconut charcoal at different temperatures. And number next, in curing diseases, disease को क्योर करने में a number of drugs are used to kill the germs by getting adsorbed on them. क्या बोल रहा है बेटे ये कि आपने कुछ एक मेडिसिन दिया, कुछ एक ड्रग दिया, इसके ऊपर में जर्म्स का एब्जॉर्प्शन होता है और जर्म्स के साथ में इसकी जब बॉन्डिंग हो जाएगी, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो डिजीज होगी उस डिजीज से वो पर्सन क्योर हो सकता है। कभी कभी क्या करते हैं, किसी जर्म्स को बाहर निकालने के लिए कुछ उल्टी सीधी चीज खिला देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, समझना उसको। वो टाइम से ही किसी मान लीजिए कोई जर्म्स है बॉडी में एंटर कर गया, तो एंटर कर जाता है तो उस जर्म्स को बाहर कैसे निकालेंगे, तो आपको उल्टी सीधी चीज खिला दी और उल्टी सीधी चीज खिलाने के बाद में वोमिटिंग करवा दी। व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन कि जर्म्स होगा वो भी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये इसमें भी जो रोल आता है दैट विल बी द रोल ऑफ एब्जॉर्प्शन इज देयर। किसका रोल है बेटे? एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड इन फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस एज वेल, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स एज वेल एंड क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस एज वेल। क्लियर हुआ? ये दोनों तीनों इसके एप्लीकेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, व्हाई आर द सब्सटेंसेस प्लेटिनम पैलेडियम ऑफन यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन करने के लिए प्लेटिनम और पैलेडियम क्यों यूज करते हैं? बोलिए। इलेक्ट्रोड्स हम प्लेटिनम का इजीली बना लेते हैं, क्यों? कैन यू गिव द आंसर? क्योंकि प्लेटिनम इज नॉन रिएक्टिव मेटल, नॉन रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं करता और हमको केवल इलेक्ट्रोड चाहिए, केवल सरफेस चाहिए, तो दे आर इजीली गिविंग देयर सरफेस फॉर एनी रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। मैं क्या चीज बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? सरफेस भी देते हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करते। आपको और क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? वही चीज तो चाहिए कि हमको ऐसा कोई सब्सटेंस मिल जाए जिसके ऊपर में ऑक्सीडेशन हो जाए या रिडक्शन हो जाए और उसका कोई रोल ना हो। तो सबसे बढ़िया है प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, दे आर नॉन रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डज फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। समझ में आ गया? फिजिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? रीजन क्लियर हो गया? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स विल ब्रेक अप, और अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हो गया तो एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर हुआ ना? Why are powdered substances more effective adsorbent than crystalline form? Powdered substances are more effective adsorbent as compared to their crystalline form. What should be the reason? What should be the reason?
क्योंकि पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई पाउडर फॉर्म इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्लियर हुआ बेटे? अब ये यहाँ से कैटालिसिस की हम बात कर रहे हैं। कैटालिसिस जैसे अभी आप देखें कि कैटालिसिस जो हम लोगों ने कल कैटालिस्ट का रोल पढ़ा था कि कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, सेम इज देयर। कैटालिस्ट की अगर हम एक्टिविटी को पढ़ते हैं तो उसको कैटालिसिस बोलते हैं। इफ वी आर डिस्कसिंग द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट कि कैटालिस्ट क्या काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, नया पाथवे बना लेता है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसी चीज को अगर हम पढ़ें तो दैट विल बी कॉल्ड कैटालिसिस। वेरी सिंपल। अब 2 मिनट और आपके ले रहा हूं कि कैटालिसिस की अगर हम बात करें ना तो बेटे 2 टाइप की कैटालिसिस हमको मिलती है। एक को हम बोलते हैं होमोजेनियस और वन अनदर विल बी हेटेरोजेनस। होमोजेनस मतलब क्या होता है? सी व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में और कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट में है। रिएक्टेंट भी एक्वस स्टेट में है, कैटलिस्ट भी एक्वस स्टेट में। अगर दोनों की स्टेट सेम होती है तो ऐसे कैटालिसिस को हम बोलते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस। लेकिन अगर दोनों की स्टेट डिफरेंट हो, रिएक्टेंट आर इन डिफरेंट स्टेट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट स्टेट, अगर ऐसा होता हो तो दैट विल बी कॉल्ड हेटेरोजेनस कैटालिसिस। जैसे आप ऊपर में एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, वन एग्जांपल इज गिवन हियर एट टॉप, जिसको मैं एन सर्कल कर रहा हूं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइनिंग टू वन अनदर इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम टू फॉर्म अमोनिया। यहाँ ये जो आयरन है, ये आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम है एक प्रमोटर। मोलिब्डेनम इज प्रमोटर। तो कैटलिस्ट की स्टेट क्या है मुझे तो केवल इतना बताओ, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। व्हाट इज द स्टेट ऑफ कैटलिस्ट? कौन सी स्टेट में है कैटलिस्ट? सॉलिड है। और रिएक्टेंट आपके कौन सी स्टेट में है बेटे? गैसियस। नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। क्या दोनों की स्टेट सेम है? आंसर इज नो। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट स्टेट, दोनों की स्टेट अलग है। तो ये कौन से टाइप का कैटालिसिस है? दिस विल बी कंसिडर्ड एज हेटेरोजेनस कैटालिसिस। मीनिंग समझ में आया होमोजेनस और हेटेरोजेनस का? बोलिए बेटे। होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटालिसिस बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ? अब इसी में एक टर्म आती है प्रमोटर एंड पॉइजन। प्रमोटर मतलब क्या? नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग। प्रमोटर का मतलब क्या? रश्मि, what do you understand by the term promoter? सर रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। हाँ, रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, उसको तो कैटलिस्ट बोलते हैं। फिर प्रमोटर क्या होता है? तो वेरी सिंपल, तो रेट बढ़ा दे, मतलब जो फेवर करे रिएक्शन को ना, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। किसकी एक्टिविटी को? कैटलिस्ट की भी एक्टिविटी को बढ़ाता है। कैटलिस्ट तो खुद रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन जो कैटलिस्ट की भी एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है उसको हम प्रमोटर बोलते हैं। मतलब उसकी एक्टिव साइड को खोल के रखे, ठीक है, एक्टिव साइड को साफ रखे, वहां कोई दूसरा केमिकल ना आ पाए, ऐसा कुछ होता है तो उसको प्रमोटर बोलते हैं। और पॉइजन, पॉइजन मतलब जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दे, जो कैटलिस्ट जो एक्टिविटी शो कर रहा है उस एक्टिविटी को रिटार्ड कर दे और कम कर दे, उसको बोलते हैं पॉइजन। प्रमोटर एंड पॉइजन, दीज टू टर्म्स आर देयर। तो यहाँ जो मोलिब्डेनम है ना, इस रिएक्शन में हेबर्स प्रोसेस में ये प्रमोटर का काम कर रहा है। डेफिनेशन देख लो बेटे ऊपर, प्रमोटर एंड पॉइजन। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे प्रमोटर और पॉइजन दोनों टर्म्स क्लियर हो जाएंगी।
Promoter are the substances that increases the activity of catalyst and poisons decreases the activity of catalyst. जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सी वन एग्जांपल, दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए दूसरा स्टूडेंट बी, ये दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, ये ए इसको गाली बक रहा है, बी भी इसको गाली बक रहा है, लेकिन दोनों केवल बक ही रहे हैं, एक दूसरे को मारा मारी नहीं कर रहे हैं, ऐसा झगड़ा चल रहा है। समझ में आया कंडीशन? सामने से सी और डी ये दोनों देख रहे हैं, डी बोलता है चल यार मजे लेके आते हैं। कौन बोल रहा है? डी बोल रहा है चलो अपन मजे लेके आते हैं। सी और डी दोनों इसके पास में पहुंच गए, यहाँ सी आता है और सी बोलता है अरे देश को मिला करके, जब से चिल्लाया जा रहा है देश को मिला करके, व्हाट विल हैपन? बोलो जल्दी, व्हाट विल हैपन? लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप तो हाथापाई चालू हो जाएगी, आप तू में नहीं, आप तो हाथापाई एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हुआ? इन दोनों का मेन झगड़ा करवाया किसने? इन दोनों का मेन झगड़ा करवाया किसने? बोलो जल्दी। मारा मारी किसने करवाई? सी ने करवाई, तो सी को मैं बोलूंगा कैटलिस्ट। समझ में आया? और इस सी को प्रमोट किसने किया? डी ने, तो इस डी को मैं बोलूंगा प्रमोटर। मीनिंग समझ में आया? डी विल बी कॉल्ड प्रमोटर। जो सी को बोले कि चलिए यार रिएक्शन को बढ़ाते हैं, जो कैटलिस्ट को एक्टिवेट करने का काम करता है, चल उठ तेरा काम चालू हो गया, तेरे को रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी है, ऐसा अगर कोई होता है तो उसको बोलते हैं प्रमोटर। लेकिन इस कंडीशन में अगर कोई दूसरा केमिकल आ जाए ई, और वो ई बोले अरे तेरे को क्या करना है, इन दोनों का झगड़ा कम करवाने के बजाय तो इसको और बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो इस ई को मैं क्या बोलूंगा? वो तो और खत्म कर रहा है, तो ई को वी विल बी सेइंग पॉइजन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे रहा है। तो प्रमोटर और पॉइजन मीनिंग समझ में आया? ये एक्स्ट्रा केमिकल्स होते हैं अदर देन कैटलिस्ट। These are the extra chemicals other than catalyst which are either increasing the activity or decreasing the activity of catalyst. अगर उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है कैटलिस्ट की तो उसको प्रमोटर बोलते हैं, और कम करता है तो that will be called poison. इतना मीनिंग समझ में आया बेटे? Whether it is clear? Yes. है ना? तो this is about the catalysis there. ठीक है, बाकी का हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास कब ले लेंगे आप मुझे बता दें। कल तो आपकी केमिस्ट्री एग्जाम है, अभी आप